अस्सलाम वालेकुम। आप सबको लॉ टिप्स की इस फर्स्ट क्लास में खुशामदीद। आज हम इस क्लास में टॉर्ट एंड ईजमेंट के इस सब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे इन अ सिंगल लेक्चर, जिससे आपको टॉर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टॉर्ट आया कहाँ से है और किसने बनाया है। जनरली लॉज जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास किए जाते हैं, बट टॉर्ट एक ऐसा लॉ है जो जज मेड लॉ है और इसको जजेस ने पास किया है। अब हम सेकेंडली आते हैं लॉ की नेचर की तरफ। लॉ वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड टॉटम से, विच मीन्स टू ट्विस्ट। सिंपल वर्ड्स में टॉर्ट को रॉन्ग कहते हैं, यानी कोई रॉन्गफुल एक्ट जिससे किसी का राइट वायलेट हुआ हो। और टू ट्विस्ट का भी यही मीनिंग है कि किसी के राइट्स को वायलेट ना करें और खुद सही और सीधे रास्ते पर चलेंगे। टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग्स हैं। वैसे तो सारे क्राइम्स ही रॉन्ग हैं, बट टॉर्ट और क्राइम में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है टॉर्ट सिविल इंजरी और रॉन्ग है, यानी कि एक बंदा ही इफेक्ट हुआ है या इंडिविजुअल का राइट जो है वो वायलेट हुआ है। जबकि क्राइम जो है वो पब्लिक ऑफेंस है, क्योंकि इसमें पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हुआ है। जैसे एक क्रिमिनल या चोर से पूरी पब्लिक को खतरा हो सकता है। सेकेंडली है टॉर्ट में प्राइवेट पर्सन के दरमियान क्लेम जो है वो फाइल की जाती है, यानी प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट या इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। जबकि क्राइम में क्लेम जो है वो स्टेट के थ्रू होती है, जैसे स्टेट वर्सेस प्लां। थर्ड डिफरेंस है टॉर्ट में रेमेडी जो है वो डैमेजेस की फॉर्म में होगी, यानी कि अमाउंट की फॉर्म में, जबकि क्राइम में पेनल्टी जो है वो स्टेट अवॉर्डेड करता है। फॉर इंस्टेंस पीपीसी, सीआरपीसी और क्यूएसओ में जो पेनल्टीज डिस्कस हुई हैं विद इन डिटेल। लास्ट है हमारा टॉर्ट में सिविल प्रोसीडिंग, यानी कि सिविल कोर्ट में केस जाएगा, जबकि क्राइम में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि जो केस है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएगा। अब हम आते हैं टॉर्ट की काइंड्स की तरफ, जो इस पूरे सिलेबस को कवर कर रही है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट काइंड है हमारी टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, सेकंड इज टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी। अब हम सबसे पहले फर्स्ट काइंड डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक पर्सन के ऊपर ट्रेसपास किया गया है। ट्रेसपास टू पर्सन में चूंकि हमारी बॉडी यानी पर्सन के ऊपर पर्सनल अटैक होता है, जिसे आप इटसेल्फ इफेक्ट होते हैं, आपके बॉडी के ऊपर मुदाखलत की गई है, यानी ट्रेसपास किया गया है, या आपकी इज्जत के ऊपर या रेपुटेशन जैसे। ट्रेसपास टू पर्सन में सबसे पहले बॉडी आती है, और बॉडी में सबसे पहले डिस्कस किया गया है असॉल्ट। असॉल्ट में सामने वाले पर्सन पर अटैक या इंजरी की गई है, फिजिकल अटैक या इंजरी नहीं, बल्कि मेंटली टॉर्चर या अटैक किया गया है, या इसको शॉक दिया गया है। इसमें यह बात अहम है कि इसको फिजिकल इंजरी नहीं दी गई, मेंटली शॉक या इंजरी दी गई है पर्सन को या प्लेंटिफ को। इसमें एक मेन बात यह है कि रीजन एम्प्रीहेंशन का होना जरूरी है, यानी डर लगना बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट है। मेंटली इंजर्ड होगा, क्योंकि डर से वो क्या होता है, मेंटली शॉक उसको पहुंचता है या वो मेंटली इंजर्ड होता है। सेकेंडली है इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी होनी चाहिए, यानी सामने वाले बंदे को लगे कि ये बंदा मुझे मारने वाला है या अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो इस हालत में जो विक्टिम को शॉक या एप्रीहेंशन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम असॉल्ट कहेंगे। जैसे कि स्टीफन वर्सेस मेयर के केस में हुआ था। हॉल के ओनर ने पर्सन को सबके सामने निकल जाने को बोला, तो इसने गुस्से में आकर बाजू ऊपर करके और मुक्का शुका बना के ये प्रिटेंड किया कि अब तू नहीं बचेगा। इससे सामने वाला जो ओनर था वो शॉक में आ गया और मेंटली इंजर्ड हुआ। तो जो सामने वाला ओनर है ना, उस पर असॉल्ट कमिट हुआ था। अब वो डैमेजेस जो है क्लेम कर सकता है। डिफेंडेंट ने उसे फिजिकली इंजर्ड तो नहीं किया था, सिर्फ मेंटली किया था, क्योंकि समहाउ उसको ओनर ने निकाल दिया था। सेकंड है बैटरी। असॉल्ट में तो मेंटली इंजर किया गया था, बट बैटरी में पर्सन को फिजिकली इंजर्ड किया जाता है, सामने वाले को फिजिकली इंजर्ड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस डिफेंडेंट ने किसी लड़ाई में पकड़कर प्लेंटिफ का बाजू या मुंह या लात वगैरह तोड़ दी, तो वो फिजिकल इंजर्ड हुआ है, यानी कि उसने बैटरी कमिट की है। बट इसमें एक मेन बात यह है कि इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। डिफेंडेंट की इंटेंशन हो उसको बैटरी कमिट करने में, ओके, मीन्स जानबूझकर वो बैटरी कमिट करे, उसको फिजिकल इंजर्ड करे। जैसे कि एक केस में स्टैनले वर्सेस पॉवल 1891 में डिफेंडेंट ने दरख्त पर गोली चलाई, बट रिफ्लेक्ट होकर वो प्लेंटिफ को लग गई। चूंकि इंटेंशन प्रूफ नहीं हुई, क्योंकि उसने दरख्त को गोली मारी थी, तो उस सूरत में डिफेंडेंट के हक में फैसला हो गया। तो बैटरी में फर्स्ट मेन बात यही है, इंटेंशन का होना। सेकेंडली है यूज ऑफ फोर्स, यानी कि फिजिकल इंजर्ड उसको करना। और थर्ड है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के, किसी बगैर रीजन के। या सी है हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वर्ड पढ़ के हमको पता चल रहा है कि गलत, विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन उसको इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है पर्सन को, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में रखा गया है उसको।
बगैर किसी सफिशिएंट जस्टिफिकेशन के उसको जेल वगैरह में रखा गया है, या उसको कैद में रखा गया है, फॉल्स कैद में, रॉन्गफुल कैद में। तो इसको एक केस के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं, मार्टिन वर्सेस हुक 1906। इस केस में एक पुलिसमैन आधी रात को प्लेंटिफ के घर पहुंच के विदाउट लीगल नोटिस के, विदाउट वारंट के, और उसको जेल में डाल दिया विदाउट किसी जस्टिफिकेशन के। तो प्लेंटिफ इसमें डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के। सेकंड है टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन में हमारी सेकंड कैटेगरी में आता है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब डेफेमेशन भी होता है। डेफेमेशन वर्ड जो है डीफेम, यानी किसी की इज्जत के ऊपर हमला करना या किसी की रेपुटेशन खराब करना, डीफेम करना। तो इस डीफेम की 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट है लीबल और सेकंड है स्लैंडर। पहले हम लीबल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लीबल जो है वो फॉल्स रिटन डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू किसी पर्सन को डिफेम किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में किसी को डिफेम करने के लिए किसी फेमस पर्सनालिटी या किसी फेमस पर्सन को डिफेम करने के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट छाप दी जाए जिससे उसकी रेपुटेशन जो है वो डिफेम हो। जैसे केस हॉक वर्सेस लंदन न्यूज़पेपर एक्सप्रेस 1940 के केस में हुआ था। एक फेमस पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने एक ऐसी रॉन्ग स्टेटमेंट छापी थी जिससे वो पर्सन डिफेम हुआ था। और जो स्टेटमेंट है ना वो रॉन्ग होनी चाहिए, झूठी खबर होनी चाहिए। तो इसमें जो प्लेंटिफ है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसी तरह स्लैंडर भी इसी की एक किस्म है, बट ये ओरल स्टेटमेंट होती है। लीबल में रिटन स्टेटमेंट थी, इसमें ओरल है, जो कि अमाउंट करी है डिफेम को, ऐसी स्टेटमेंट जिससे एक पर्सन की रेपुटेशन खराब हो, बट ओरल स्टेटमेंट। जैसे फॉर इंस्टेंस एक स्ट्रीट में 2 होटल हों, एक का अच्छा चल रहा हो दूसरे का अच्छा नहीं चल रहा हो, तो जिसका अच्छा नहीं चल रहा वो दूसरे होटल में जाके उसको डिफेम करने की कोशिश करता है और ओरली सबको कहता है कि इसका होटल बेकार है, या उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए कुछ ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करता है, या ओरल स्टेटमेंट देता है भाई इसके खाने में सिर्फ ये चीज निकली है, या कोई डिफेक्ट उसका बयान कर देता है जिससे उस पर्सन की रेपुटेशन खराब हो। तो इसको हम कहते हैं स्लैंडर, बट ओरली स्टेटमेंट देता है, मुंह से बोलता है। थर्ड है हमारा टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन में कैटेगरी जो आती है वो फ्रीडम एंड रेपुटेशन में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जानबूझकर किसी शख्स को कोर्ट में क्रिमिनल शो कर रहे हैं आप, या इसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा रहे हैं किसी इनोसेंट पर्सन के ऊपर, तो ये क्या होगी, वो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगी। सिंपल, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। टॉर्ट की सेकंड काइंड की तरफ अब हम आते हैं, टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। यानी कि ट्रस्ट पास हुआ है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या टॉर्ट कोई रॉन्ग कमिट हुआ है उस पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो प्लेंटिफ जो है वो डैमेजेस क्लेम करेगा। तो उसकी 3 काइंड्स हैं टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, ट्रस्ट पास टू लैंड, ट्रस्ट पास एब इनिशियो, ट्रस्ट पास डिस्पोजेशन ऑफ लैंड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी पढ़ लेते हैं, ट्रस्ट पास टू लैंड। ट्रस्ट पास का वैसे तो मतलब यही है, मुदाखलत करना है, लेकिन ट्रस्ट पास टू लैंड जो है किसी भी पर्सन की लैंड के ऊपर विदाउट उसकी परमिशन मुदाखलत करना, या उसकी लैंड के ऊपर लैंड पर इंटर होना, यानी उसकी लैंड में दाखिल होना। अब लैंड में एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं आता है, लैंड में बिल्डिंग भी आती है, और उस बिल्डिंग से अटैच लाइक हाउस वॉल्स भी आती हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स भी आती हैं, एयर स्पेस अबव भी आती है, और ग्राउंड बिलो भी आता है, यानी कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा आता है, आसमान भी आता है, और नीचे उससे जेरे जमीन भी हिस्सा आता है। उस लैंड में दीवारें भी शामिल हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स भी शामिल हैं, तो बाउंड्री भी है। तो उस बाउंड्री को जो क्रॉस करेगा उसको विदाउट प्लेंटिव्स परमिशन उसको हम ट्रेसपास टू लैंड कहेंगे। इसमें एक मेन एलिमेंट ये है कि एंट्री जो होती है ना वो विदाउट परमिशन होनी चाहिए, इनके डिफेंडेंट विदाउट प्लेंटिव्स परमिशन इंटर हो उसकी लैंड में। जो लैंड है ना, सेकेंडली हमारा ये एलिमेंट है कि लैंड जो होनी चाहिए ना मस्ट इन पोजेशन ऑफ द प्लेंटिव, इनके प्लेंटिव ऑनर होना चाहिए उसका। थर्ड है एंट्री जो है वो बाय फोर्स भी हो सकती है अगेंस्ट प्लेंटिव्स विल, मतलब कि जबरदस्ती जो है वो डिफेंडेंट जो है प्लेंटिव्स की जो लैंड है उस पे विद फोर्स जो है वो वॉलेंट्री जानबूझकर बाय फोर्स जो है वो इंटर करता है। और हमारी मेन एलिमेंट है इंटेंशन, जो डिफेंडेंट है उसकी इंटेंशनल एंट्री होनी चाहिए, जानबूझकर वो ट्रेसपास टू लैंड कमिट करे ऑन प्लेंटिव्स लैंड पर। लेकिन बाज औकात कोई मिस्टेकली जो है पर्सन वो इंटर हो जाता है किसी दूसरे पर्सन की लैंड में,
क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं होती, कोई मिस्टेकली वो किसी की बाउंड्री क्रॉस कर जाता है तो उस पर जो प्लेंटिफ है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें डिफेंडेंट की इंटेंशन नहीं थी और ना ही वो बाय फोर्स इंटर हुआ था। यही बात बेस्ले वर्सेस क्लैरिक्सन के केस में हुई थी कि विदाउट वैसे तो परमिशन यानी कि ट्रेसपास टू लैंड तो हुआ था, लेकिन मिस्टेकली डिफेंडेंट से हुआ था, मिस्टेकली वो बाउंड्री क्रॉस कर गया था, तो इसी वजह से डिफेंडेंट के हक में फैसला हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी। ट्रेसपास अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सेकंड कैटेगरी है ट्रेसपास एबनिशियो। एबनिशियो है, ठीक है। एबनिशियो का मतलब होता है वाइट बेसिकली, बट ट्रेसपास एबनिशियो में एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, यानी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ है, कोई भी फॉर इंस्टेंस कोई बड़ा ऑफिसर है या इंस्पेक्टर है, वो इंटर हो जाता है किसी पर्सन की लैंड में और अपने यानी कि अपने इख्तियार का, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है अगेंस्ट पर्सन के या अगेंस्ट पर्सनस लैंड, या इंटर हो जाता है विदाउट अथॉरिटी। इसमें एक मेन एलिमेंट है विदाउट अथॉरिटी। वो अथॉरिटी ऑफ लॉ थी उसकी, यानी कि वो पर्सन बहुत ताकतवर इंसान था, लेकिन उसने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके विदाउट उसकी परमिशन वो इंटर हो गया उस प्लेंटिफ्स की लैंड पे। तो वो क्या हो गया? वो लायबल होगा ट्रेसपासर एब निशो का, और जो उसने उस पर्सन की लैंड पर इंटर होकर और जो भी काम जो है डन किए होंगे उसका वो लायबल होगा, और वो जो है डैमेजेस पे करेगा, और उसमें प्लेंटिफ जो है वो क्लेम कर सकता है, मींस दैट डैमेजेस। टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमारी थर्ड काइंड है डिस्पोजेशन ऑफ लैंड। एक पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया, यानी कि उसको निकाल दिया गया, उसको डिप्राइव कर दिया गया उसके राइट से। एक पर्सन का ये राइट है कि वो अपनी लैंड पर इंजॉय कर सके या फिर अपनी लैंड पर अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, लेकिन उस पर्सन को उसके उस राइट से डिप्राइव कर दिया, महरूम कर दिया और काबिज हो गया दूसरा पर्सन, तो ये क्या होगी? ये डिस्पोजेशन ऑफ लैंड होगी। उसको उसकी ही लैंड से डिस्पोजेस कर दिया गया, तो वो पर्सन क्या होगा? प्लेंटिफ क्लेम कर सकता है डैमेजेस। तो ये थी हमारी ट्रेसपास अगेंस्ट प्रॉपर्टी की पूरी कैटेगरी। अब हम थर्ड टाइप पढ़ लेते हैं, ट्रेसपास अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी कि उस पर्सन के ऊपर भी ट्रेसपास कमिट हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हुआ है, दोनों के ऊपर हुआ है। तो उसमें फर्स्ट काइंड है निग्लिजेंस। अब ये निग्लिजेंस क्या होती है? निग्लिजेंस से ही हमें देख के ही लग रहा है कि किसी भी किस्म की केयरलेसनेस, यानी कि लापरवाही उसने प्रति है लापरवाही, यानी कि उसने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है, या फिर निग्लिजेंस जो है वो उसने अनइंटेंशनली भी कमिट हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि अनइंटेंशनली निग्लिजेंस भी कमिट होती है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एक पर्सन की ड्यूटी थी कि आपने फॉर इंस्टेंस किसी चीज़ की या किसी फैक्ट्री की या उस पर्सन के माल प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है। बाय मिस्टेकली या अनइंटेंशनली क्या होता है कि उस फैक्ट्री में या उस चीज़ की पर कोई वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि आग लग जाती है या कोई ऐसी रीज़न, तो ये क्या हुई? निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी हुई, यानी कि ब्रीच किया गया ड्यूटी को। सेकंड है हमारी स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक केस के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं, तब आप सबको क्लियर हो जाएगा। एशबे वर्सेस वाइट 703। इस केस में इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शंस में ड्यूटीज होती हैं ऑफिसर्स की कि आपने वोट डलवाने हैं पूरे सिटीजन से। तो एक पर्सन का राइट जो है, एक पर्सन वोट नहीं डाल सका, उसको वोट डालने का हक ही नहीं दिया गया। तो उस पर्सन ने, यानी कि प्लेंटिफ ने, जिस पर्सन को वोट डालने का हक नहीं दिया गया, यानी कि प्लेंटिफ ने डैमेजेस क्लेम किए। क्यों? क्योंकि उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ था। राइट टू वोट का हक था उसको, लेकिन उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ था। राइट टू वोट का हक स्टैट्यूट ने दिया है, और ऑफिसर की भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी कि आपने सब सिटीजन्स को वोट डालने का राइट देना है, वोट डलवाना है, लेकिन उस पर्सन को परमिशन नहीं दी गई प्लेंटिफ को, तो इसी वजह से एक तो उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ, सेकेंडली जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी ना वो ब्रीच हुई। वैसे तो उस ऑफिसर की निग्लिजेंस की वजह से ही उस प्लेंटिफ का जो राइट टू वोट का जो हक था वो इन्फ्रिंज हुआ था, लेकिन स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो है वो ब्रीच हुई थी, तो इसी वजह से जो प्लेंटिफ है ना वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस। सेकंड है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड पढ़कर ही हमें लग रहा है कि किसी को मिस रिप्रेजेंट किया गया है, किसी को गलत या किसी को धोखा दिया गया है या गलत रास्ता दिखाया गया है। समहाउ किसी को डिसेप्शन के थ्रू या ट्रिकली
थिंग्स के थ्रू किसी को मिस रिप्रेजेंट किया गया है, फ्रॉड किया गया है किसी के साथ, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो जिस पर्सन को मिस रिप्रेजेंट किया गया है वो या उसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, वो क्या कर सकता है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसके साथ क्या हुई है, चीटिंग हुई है या डिसऑनेस्टी कमिट हुई है। लास्ट वन इज न्यूसेंस। न्यूसेंस जो है, ये वर्ड पढ़कर ही हमें अंदाजा हो रहा है कि न्यूसेंस किसी को तंग किया जा रहा है, परेशान करना या हर्ट करना या डिस्टर्ब करना, स्टिल डिस्टर्ब करना। न्यूसेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट न्यूसेंस होता है और एक पब्लिक न्यूसेंस होता है। पब्लिक न्यूसेंस में पूरी पब्लिक जो है वो इफेक्ट हो रही है, लेकिन एक जो पर्सन है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उस पर्सन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है यानी उसका जो नुकसान हो रहा है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और ये जैसे कि एक क्लिनिक के साथ किसी भी किस्म की शोर शराबे वाली फैक्ट्री जो है वो बना दी जाती है, तो उस क्लिनिक में आने वाले कस्टमर्स या क्लाइंट्स या पेशेंट्स उस शोर शराबे की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। वैसे तो पूरी पब्लिक ही डिस्टर्ब हो रही है उस एरिया की, लेकिन वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्लिनिक और डॉक्टर जो है। क्यों? क्योंकि उसके क्लाइंट्स या पेशेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो आना छोड़ देते हैं, तो उससे उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हो रहा है, तो वो क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा। सेकंड है हमारा प्राइवेट न्यूसेंस। इसमें प्लेंटिफ के पास राइट था कि वो यूज कर सकता अपना राइट टू एंजॉय द लैंड, बट डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, अनरीजनेबल उसने यूज कर ली उसकी लैंड को, और स्टिल कंटिन्यूस जो है वो यूज कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है, उस अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कर रहा है किसकी लैंड को, प्लेंटिफ की लैंड को। अब इसमें जो वर्ड है ना, कंटिन्यूसली, मुसलसल इंटरफेयर जो है उसकी प्रॉपर्टी को कर रहा है प्लेंटिफ की, तो प्लेंटिफ जो है वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस, और ये प्राइवेट न्यूसेंस होगा। इसी के साथ हमारा हुआ लेक्चर कंप्लीट। आई होप आप सब को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टॉट का, और अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आई मीन बुक से। लेकिन आपको एक बुक रिकमेंड कर देती हूँ मैं अभी, जिसमें बहुत सारे केसेस डिस्कस हुए हैं अबाउट टॉट एंड ईजमेंट के। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड चेज योर ड्रीम्स।